जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं दो ईमानदार ठग और चोर की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चांद पूरी तरह से नहीं निकला था, लेकिन रात इतनी चुप थी कि हवा भी कदम संभाल कर चल रही थी। पुराने कुएं के पास धुंध फैली हुई थी और उसी धुंध के बीच दो परछाइयां बैठी थीं, दावन और फेरन, जिन्हें लोग दूर दराज में ईमानदार ठग के नाम से जानते थे। दुनिया की नज़र में ठग, लेकिन उनके अपने नियम थे। गरीब को कभी नहीं छूना, मजबूर को कभी नहीं नुकसान पहुंचाना और लालची को कभी माफ नहीं करना। यही वजह थी कि जिनसे वे ठगते थे वही लोग सबसे पहले पुलिस शिकायत दर्ज करवाते थे, लेकिन गांव के गरीब आज भी उनकी दुआ करते थे। उस रात दावन ने अपनी जेब से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। डायरी इतना पसीने में डूबी थी जैसे उसे छुपाने वाला हर पल डर में जिया हो। पन्ने पलटते हुए दावन बोला, हमने अब तक सिर्फ लालचियों को सजा दी है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। फेरन ने माथा सकोड़ते हुए पूछा, कौन सा मामला? दावन ने डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। डायरी में किसी का नाम नहीं था, सिर्फ तारीखें, और हर तारीख के सामने एक शब्द, गायब। फेरन ने सावधानी से पन्ने पलटे। हर महीने किसी एक व्यक्ति के गायब होने का रिकॉर्ड था, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक लाइन देखकर उसकी सांस अटक गई। अगला, जिसके पास ये डायरी पहुंच गई। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। रात की हवा भारी लगने लगी। फेरन ने जल्दी से पन्ना बंद किया और हौले से पूछा, ये डायरी किसकी है? दावन ने धीरे से जवाब दिया, एक आदमी मिला था बाजार में। मरने से पहले बस इतना ही कह पाया, इसे सुरक्षित रखना, नहीं तो दोनों मर जाओगे। फेरन की आंखों में डर कम और शक ज्यादा था। उसने डायरी को टटोलते हुए कहा, किसी ने जाल बिछाया है, कोई हमें डराना चाहता है ताकि हम पीछे हट जाएं। दावन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर ये गायब हुए लोग वास्तव में जिंदा हैं तो उन्हें बचाना भी हमारा कर्तव्य है। पेड़ की शाखा हिली, जैसे किसी ने वहां से कुछ गिराया हो। दोनों ने तुरंत खामोश होकर पास के अंधेरे में देखा। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन एहसास साफ था, कोई उनकी बातचीत सुन रहा है। तभी अचानक पीछे से टूटी आवाज आई, डायरी वापस दो, वो मेरे लिए है। दोनों ने एक झटके में मुड़कर देखा। सामने एक काला लबादा पहने आदमी, उम्र लगभग 30-35, चेहरा पूरा ढका हुआ, हाथ में कोई हथियार नहीं, लेकिन आवाज बेहद खतरनाक। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, बस डायरी दे दो और रास्ते से हट जाओ। ये खेल तुम्हारे लिए नहीं है। फेरन हंस पड़ा, ठग हो तुम, ठीक है, लेकिन जितना जानते हो उससे कहीं ज्यादा बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है। ये डायरी सिर्फ कागज नहीं, मौत का आदेश है। इतना कहकर वो मुड़ा और पल भर में गायब हो गया। लेकिन जाने से पहले वो एक पर्ची छोड़ गया, जैसे जानबूझकर छोड़ गया हो। दावन ने पर्ची उठाई। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, आधी रात, पुराना पुल। फेरन ने पूछा, जाना है? दावन कुछ सेकंड सोचता रहा और फिर बोला, हाँ, लेकिन अकेले नहीं। पहले पता करेंगे कौन खेल रहा है और क्यों। दोनों उठकर वहां से निकलने ही थे कि अचानक फेरन रुक गया। उसके पैरों के पास मिट्टी में किसी के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, नए और इतने भारी कि सिर्फ एक आदमी के हो ही नहीं सकते थे। दावन ने तुरंत समझ लिया, किसी की निगाह सिर्फ उस काले लबादे वाले पर नहीं, बल्कि उन दोनों पर भी टिकी हुई है। रात गहरी होती जा रही थी। डायरी जेब में थी, कमर पर खंबे की रोशनी टूटकर गिर रही थी। फेरन ने धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ कोई चोरी, धोखा या ठगी वाला मामला नहीं है, इसमें जान जाएगी। दावन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर दूसरों की जान बचाने में हमारी चली गई तो भी सही। और दोनों अंधेरे में खो गए, बिना ये जाने कि उनके हर कदम पर कोई और भी चल रहा है जो उनसे एक कदम आगे है। पुराने कुएं से निकलकर करीब 15 मिनट चलने के बाद दावन और फेरन एक सूनी पगडंडी पर पहुंचे। दोनों के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, काले लबादे वाले आदमी को यह कैसे पता चला कि डायरी उनके पास है? इस बात का डर नहीं था कि खतरा है, डर इस बात का था कि खतरे की शुरुआत कहां से हुई। रास्ते में एक टूटा फूटा ढाबा पड़ा। रात का वक्त होते हुए भी वहां एक ही लालटेन जल रही थी। दावन ने दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। खाना, रोटी, सुगंध, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं, बस बूढ़ा मालिक
ठंड में सिकुड़ता हुआ बैठा था। फेरन ने पूछा, अंधेरा होते ही दुकान बंद नहीं करते? बूढ़ा मुस्कुराया, जैसे थकान में भी किसी उम्मीद की किरण हो। दुकान बंद कर भी दूं तो दिल नहीं मानता, कोई ना कोई भूखा हमेशा आता ही है। यही चीज थी जो दावन और फेरन को दुनिया से अलग करती थी। जो लोग सच्चे होते हैं वे ठगा नहीं जाते, बल्कि उनके साथ खड़े होने का मन करता है। दावन ने मेज पर पैसे रखते हुए कहा, 2 प्लेट खाना लगा दो। बूढ़े ने पैसे की तरफ देखा और फिर उनकी आंखों में। शायद उसे समझ गया था कि दोनों थके नहीं, भागे हुए हैं, लेकिन उसने कुछ पूछा नहीं, बस चुपचाप खाना परोस दिया। खाना खाते समय दावन ने धीमे स्वर में कहा, अगला कदम सोचने से पहले एक बार अपने नियम याद कर लेते हैं। फेरन ने सिर हिलाया। धोखा सिर्फ उन पर जो हक छीनते हैं, और मदद सिर्फ उनकी जो हक से वंचित हैं। दोनों समझ गए, अगर कोई चाह रहा है कि वे इस खेल से बाहर हो जाएं, तो इसका मतलब किसी बेबस को बचाने में उनकी जरूरत है। तभी ढाबे के बाहर से कांच टूटने जैसी हल्की आवाज आई। फेरन बिना उठे बोले, कोई 3 मिनट से हमें देख रहा है। दावन ने पूछा, कौन? फेरन मुस्कुराया, बूंद की खुशबू कभी गलत नहीं होती, एक चोर, और वो भी पेशेवर वाला। बूढ़ा मालिक चौंक कर उनकी बात सुन रहा था। अचानक दरवाजा खुला और एक पतला, बेहद तेज नजरों वाला युवक अंदर आया। उम्र लगभग 22-24, कपड़े फटे, आंखें बहुत सतर्क और चाल एकदम शिकारी जैसी। युवक ने रास्ता रोके बिना बस एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। तुम दोनों पर निगाह रखा था, डायरी मेरे काम की है, दे दो। दावन और फेरन ने बिना तनाव के खाना खाते रहना जारी रखा, जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं। इस बेपरवाही से युवक को शक हुआ। धमकाना पड़ेगा क्या? फेरन ने धीरे से अपनी थाली छोड़कर उससे पूछा, तुम चोर हो? युवक ने अकड़ कर कहा, हाँ, और जो चाहिए ले लेता हूं, किसी से पूछकर नहीं। दावन ने पहली बार उसे गौर से देखा। आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि चोट खाने के बाद की आग थी। उसने पूछा, तुम चोरी किससे करते हो? युवक चिढ़कर बोला, उनसे जिनके पास बहुत है, पर वो किसी गरीब की पुकार नहीं सुनते। इतना सुनते ही फेरन और दावन के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वे दोनों ठग थे, पर बेदिल नहीं, और सामने बैठा युवक चोर था, पर बुरा नहीं। तीनों के तरीके अलग, लेकिन मकसद एक जैसा। दावन ने निर्णायक आवाज में कहा, डायरी चाहिए ना? मिल जाएगी, लेकिन पहले पता करो कि इसमें क्या लिखा है। युवक ने हकलाते हुए पूछा, मतलब? फेरन ने टेबल पर डायरी रखकर पुश किया। सिर्फ 2 मिनट मिले हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, अगर इसके बाद भी तुम इसे लेना चाहो तो हम बिना लड़े तुम्हें दे देंगे। युवक ने जल्दी जल्दी पन्ने पलटना शुरू किया। पहले पन्ने पर ही आंखें फैल गईं। गायब लोग, तारीखें और अंतिम चेतावनी। फिर बोला, ये सब तो इलाके के सम्मानित लोग हैं, ये लोग कैसे गायब हो सकते हैं? दावन ने ठंडी आवाज में कहा, जिन्हें सभी अच्छा, ईमानदार और दयालु मानते हैं, वे अक्सर असलियत में सबसे ज्यादा खतरनाक निकलते हैं। युवक डायरी को पढ़ते पढ़ते आखिरी पन्ने पर अटक गया। अगला जिसके पास ये डायरी पहुंच गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मतलब अब हम तीनों? फेरन ने सिर हिलाया, हां, अब हम सब टारगेट हैं, और कोई भी हो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बूढ़ा ढाबा वाला अब डर से कांप रहा था। फेरन ने उसकी तरफ देखकर कहा, डर मत, हमें कोई नुकसान पहुंचाने आएगा तो हम पहले उससे निपटेंगे, फिर अपना बिल चुका कर जाएंगे। इतनी साधारण सी बात में भी माहौल में कुछ राहत भर दी, लेकिन राहत जितनी देर टिकी, उतनी देर में मौत उतनी ही पास आ गई। दावन ने धीरे से खिड़की की तरफ देखा और बोले, तुम दोनों शांत रहो, सामने वाली पहाड़ी पर कोई है। युवक ने हड़बड़ाकर पूछा, काला लबादे वाला? दावन ने पलके झपकाए बिना कहा, नहीं, उससे भी खतरनाक। ये देखने आया है कि हमें कब खत्म किया जाए। फेरन ने टेबल पर रखी लालटेन बुझा दी। धीरे से बोला, अब हमें सिर्फ ठग की चाल नहीं, चोर की चाल भी चलनी पड़ेगी। और उस रात पहली बार तीनों, ठग और चोर, एक टीम बने, बिना बोले, बिना कसम के, लेकिन एक ही मकसद से, अपनी जान बचाना नहीं, उन गायब इंसानों को वापस लाना। बहुत दूर आकाश में बादल गरजे, जैसे किसी को चेतावनी दे रहे हों। खेल आगे बढ़ चुका है, और इस बार दांव पर पैसा नहीं, जिंदगियां हैं। ढाबे की लालटेन बुझ चुकी थी, लेकिन तीनों के चेहरों पर हल्की हल्की चमक थी, खतरे की, अंदाजे की और तय इरादे की। बाहर पहाड़ी पर जो भी था वो हिल नहीं रहा था, जैसे दूर से सुराग इकट्ठा करने आया हो। लेकिन दावन, फेरन और वो युवक जिसका नाम अब तक किसी ने नहीं पूछा, तीनों खिड़की के पास अंधेरे में चुप बैठे रहे।
कुछ मिनट बीत गए और फिर हल्की आवाज के साथ पहाड़ी पर मौजूद परछाई गायब हो गई। मतलब साफ था, उन्होंने हमला करने की बजाय निगरानी करना बेहतर समझा। फेरन ने धीमे स्वर में कहा, हमारा पीछा वहीं करेगा जहां हम जाएंगे, तो पहले पता करते हैं कि हम जाना कहां चाहते हैं। दावन ने डायरी उठाई और मेज पर 2 पन्ने फैलाए। एक पर गायब लोगों के नाम थे और दूसरे पे तारीखें। दोनों पन्नों का मिलान करते हुए उसने फुसफुसा कर कहा, हर महीने के गायब होने की तारीख के आसपास नदी किनारे के इलाके में लोगों ने किसी अजनबी के दिखाई देने की अफवाह फैलाई थी। वही इलाका पुराने पुल के पास है। ये बात सुनते ही युवक ने बेचैनी से पैर हिलाना शुरू कर दिया और घबराहट से मुंह से निकला, पुल पर जाना आसान नहीं है, वहां से कोई वापस नहीं आता। फेरन ने हल्की हंसी के साथ पूछा, तो फिर चोर होकर जाओगे कहां? युवक ने पल भर दुविधा की, फिर धीरे से बोला, जो लोग लौट कर नहीं आए उनमें मेरे पिता भी थे। कमरे की हवा अचानक जम सी गई। मैं चोरी इसीलिए करता हूं क्योंकि मेरे पिता मेहनत कर करके बूढ़े हो गए, लेकिन अमीरों ने कभी उनकी हाथ की बनाई कला की कदर नहीं की। एक दिन उन्हें एक बड़ा काम मिला और रात को वो ये कहकर निकले, जरूर भेज दूंगा पैसे, लेकिन वो कभी लौटे ही नहीं। उसकी आंखों में कोई दिखावा नहीं था, कोई नाटक नहीं, बस खोया हुआ बेटा जिसे सच चाहिए। दावन ने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा नाम? युवक ने धीरे से कहा, नील। अब तीनों की कहानी पहली बार एक दूसरे से जुड़ी हुई महसूस हुई। दावन ने कहा, ठीक है, पुल पर चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बात जरूरी है, साफ खेल। फेरन ने बिना शब्द बोले सिर हिलाया। तभी नील ने हाथ उठाकर रोका, एक बात पहले मैं तय करूंगा, यह मेरी शर्त है। दावन और फेरन दोनों ने भौहें चढ़ाईं। अभी तक उस लड़के ने कुछ नहीं मांगा था, इसीलिए उसकी आवाज का वजन और ज्यादा हो गया। नील ने धीरे धीरे कहा, अगर पुल के पास हमें मेरे पिता मिल गए, चाहे जिंदा या जैसे भी मिले, तो डायरी मेरी होगी। तुम दोनों को उस मामले से पीछे हटना होगा। उसकी आगे की लड़ाई मैं खुद लड़ूंगा। फेरन को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले दावन ने रोक दिया। और अगर तुम्हारे पिता ना मिले? नील की आंखें और ठंडी हो गईं। तो फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मौत हो या तूफान, मैं भागूंगा नहीं। कुछ सेकंड के लिए ढाबे के कोने में बस हवा का शोर गूंजा। ऐसा लगा जैसे तीनों बिना कहे ही एक दूसरे की असलियत पढ़ रहे हों। आखिरकार दावन ने हाथ बढ़ाया, शर्त मंजूर। नील ने झिझक कर हाथ मिलाया, लेकिन फेरन ने बीच में टोक दिया, हाथ पकड़ने से पहले एक नियम और, जब तक हम साथ हैं हमें धोखा नहीं दोगे। हम ठग सही, लेकिन साथी के खिलाफ कभी चाल नहीं चलते। नील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, साथी को धोखा देने वाला चोर नहीं, कायर कहलाता है। मैं चोर हूं, कायर नहीं। तभी बाहर घोड़े की टापों की आवाज आई, ताजा, तेज और करीब आती हुई। नील पहली बार घबराकर खिड़की के पास गया, लेकिन दावन और फेरन बिल्कुल स्थिर रहे। कुछ सेकंड में घोड़े की आवाज ढाबे के बिल्कुल सामने रुक गई। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर गहरी आवाज में किसी ने पुकारा, जिसके पास डायरी है दरवाजा खोलो, बात करनी है। फेरन उठने ही वाला था कि दावन ने उसकी कलाई थाम ली। अगर बात करनी होती तो घोड़े की टाप इतनी शोर से नहीं आती। यह डराने का तरीका है, बात करने का नहीं। बाहर से फिर आवाज आई, मैं एक बार और पूछ रहा हूं, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं खोल दूंगा। ढाबे के बूढ़े मालिक का शरीर डर से कांप गया। दावन उसके पास बैठ के और बोला, घबराओ मत, जो भी अंदर आएगा सबसे पहले हमसे टकलाएगा, तुमसे नहीं। फेरन ने दरवाजे के पास जाकर धीमे स्वर में कहा, जो लोग सच जानते हैं उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं, अंदर आने वाले को सच्चाई के करीब आने दो। अगले ही पल दरवाजा जोर की धमाके के साथ टूटा, लेकिन जैसे ही लकड़ी टूटी तीनों तैयार थे। चोर की तेजी, ठगों की बुद्धि और तीनों की जिंदा रहने की जिद। खेल शुरू हो चुका था, और अब सिर्फ पुल का रहस्य नहीं, हमला पहले कौन करता है, जिंदा कौन बचता है और सच किसके हाथ लगता है, यही दाव था। दरवाजा गिरते ही मानो समय ने अपनी सांस रोक ली। टूटी लकड़ी के बीच से 3 नकाबपोश आदमी अंदर घुसे। हथियार चमक रहे थे, इरादे जाहिर थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस ढाबे को वे नरम शिकार समझकर आए हैं, वहां उनका रिजल्ट पहले से लिख चुका है। सबसे आगे खड़े नकाबपोश ने चीखते हुए कहा, डायरी कहां है, अभी दो। उसका गुस्सा इतना तेज था कि उसकी आवाज कांच की तरह कमरे में फट रही थी। लेकिन दावन, फेरन और नील
तीनों किसी डरे हुए शिकार की तरह नहीं, बल्कि शिकारी की तरह स्थिर खड़े रहे। बात खत्म होते ही नील ने बिना चेतावनी दिए अपने कुर्सी को एड़ियों पर दबाकर आगे उछाल दिया। कुर्सी सीधा पहले नकाबपोश आदमी के पेट में जा घुसी। वो लड़खड़ाया, हथियार हाथ से छूटा लेकिन गिरा नहीं। उसी पल फेरन ने खाली गिलास उठाया और इतनी तेजी से फेंका कि गिलास दूसरे आदमी की आंख के नीचे जा लगा। दर्द से उसकी चीख कमरे में फैल गई। तीसरा हमलावर दौड़ा, लेकिन दावन ने मेज को धोकर मारकर रास्ते में गिरा दिया। हमलावर मेज के कोने से टकराकर नीचे जा गिरा। 3 सेकंड, बस 3 सेकंड, कमरे का पूरा नक्शा बदल गया। दावन तुरंत गिर चुके तीसरे के ऊपर झपटा और उसकी कमर से छिपा हुआ एक कागज खींच लिया, जैसे वो पहले ही जानता था कि वे डायरी लेने नहीं बल्कि कुछ और छुपाने आए हैं। जैसे ही कागज हाथ आया, नकाबपोश का गुस्सा चीख बन गया। कागज मत पढ़ना, वो कागज तुम्हारी मौत है। बस इसी वाक्य ने कमरे के तापमान को पूरी तरह बदल दिया। फेरन ने उसे जोर से थपथपाकर चुप कराया और दावन ने कागज को खोलना शुरू कर दिया। नील लड़ाई के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन वो भी ठिठक गया। आंखें वही देख रही थी जो दावन पढ़ रहा था। कागज पुराने सरकारी रिकॉर्ड जैसा था, लेकिन उस पर हाथ से बहुत ही घबराहट में लिखी गई नई लाइन थी। जिसे गायब घोषित किया गया उसे मरने नहीं दिया गया, उसे प्रयोग के लिए रखा गया। नील के चेहरे पर जैसे खून ही जम गया। उसके पिता गायब हुए लोगों की सूची में थे। कागज अभी पूरा खुला भी नहीं था कि अचानक बांह पीछे से खींची गई। गिरा हुआ नकाबपोश अंतिम कोशिश में कागज छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार नील ने बिना सोचे उसकी गर्दन पकड़कर जोर से धकेला। आदमी लकड़ी के टूटे टुकड़ों पर गिर पड़ा और दर्द से करहा उठा। नील की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसका संकल्प नहीं। अगर किसी ने मेरे पिता पर प्रयोग किया है तो एक भी जिंदा बचा नहीं। दावन ने कागज आगे बढ़ाया। ये देखो। कागज पर सबसे नीचे बड़ी मुश्किल से लिखे शब्द थे, जो भी इस सच्चाई तक पहुंचे, पुराना पुल नहीं, तहखाना। फेरन ने झटके से पूछा, मतलब वो काले लबादे वाला झूठ बोल रहा था? दावन की आंखों में शक और गुस्से की लपटें एक साथ चमक रही थी। उसने हमें जाल की ओर भेजा, पुल पर खतरा होगा और असली सुराग तहखाने में। नील ने तुरंत पूछा, यह तहखाना कहां है? दावन ने कागज के कोने पर बना आड़े तिरछी नक्शे जैसी रेखा दिखाई। ये किसी पुराने महाराजा के हवेली के नीचे का रूट है, लेकिन पता नहीं कौन सी हवेली। तभी जमीन से एक धीमी पुरानी आवाज निकली। नकाबपोश जिसने सब सुन लिया था, उसकी सांस उखड़ रही थी। वो बड़बड़ाने लगा, हवेली छोड़ दो, वहां जाना मौत को बुलाना है। जिनकी खोज कर रहे हो वे जिंदा हैं, लेकिन इंसान नहीं। वे तुम पर टूट पड़ेंगे। एक पल के लिए तीनों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, पर दावन आगे झुककर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अगर तुम सच जानते हो तो बताओ। नकाबपोश ने कांपती हुई आवाज में कहा, हवेली, काली हवेली, जंगल के बीच। लेकिन वाक्य पूरा होने से पहले उसकी सांस खत्म हो गई। कमरे में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जिसमें डर नहीं, सच्चाई की गंध थी। नील ने बिना झिझक कहा, हम हवेली जाएंगे, चाहे अंदर राक्षस हो या इंसान। फेरन ने पूछा, कागज साथ? दावन ने कागज को मोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, कागज नहीं, मौत का बुलावा साथ लेकर जा रहे हैं। ढाबे का बूढ़ा मालिक कांपते स्वर में बोला, बेटा, अगर जाना ही है तो एक बात याद रखना, काली हवेली के दीवारें सिर्फ पत्थर नहीं होती, उनमें चीखें बसती हैं। दावन ने जवाब नहीं दिया, फेरन ने भी नहीं। नील ने तो बस अपना जबड़ा और कसकर भींच लिया। तीनों बिना पीछे देखे ढाबे से निकल गए, जैसे डर को वहीं छोड़ दिया हो। और रात की हवा में एक अनकहा सच तैर रहा था। अब मामला ठगी या चोरी का नहीं था, अब आदमी नहीं, छिपा हुआ सच दुश्मन था। अंधेरी रात धीरे धीरे गहराती गई। उस गोदाम में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, मगर तीनों के दिल में बेचैनी का तूफान चल रहा था। दीपक चारों तरफ बढ़ती खामोशी को सुन रहा था, जैसे कोई आवाज उस शांति के भीतर छिपी हो। रवि बार बार अपने सामान की जांच करता रहा, कहीं कोई गलती ना रह जाए। और नंदू, जो सबसे कमजोर कड़ी लग सकता था, बिना कुछ कहे हर चीज को गहरी निगाहों से देख रहा था, मानो उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा हो। उनका इरादा था कि सुबह होने से पहले रहस्यमयी चोर के ठिकाने का पूरा नक्शा हासिल कर लिया जाए, पर असली डर यह था कि कहीं ये रात किसी की जिंदगी की आखिरी रात न बन जाए। गोदाम के एक कोने में पुराने लोहे के बक्सों का ढेर लगा था, दूसरे कोने में जंग लगे औजार और अधूरे लकड़ी के फर्नीचर फैले पड़े थे।
जगह इतनी खामोश थी कि हल्की सी आहट भी दिल में काम पैदा कर रही थी। रवि ने अपनी सांस रोकी और धीमे स्वर में बोला, याद रहे, आज सिर्फ जानकारी इकट्ठा करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं। लेकिन दीपक ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर मौका मिला तो उसे हाथ से निकलने नहीं दूंगा। दोनों के बीच तनाव जैसी खामोशी तैर गई। नंदू ने यह देखा मगर कुछ बोलना उचित नहीं समझा। वो चुपचाप दीवार के पास पड़ा टूटा हुआ रेडियो उठाकर देखने लगा, जैसे उसे उस जंग लगे खिलौने में दिलचस्पी हो, पर वास्तव में वो अंदर से माहौल को समझ रहा था। तभी रवि को वो जगह दिखाई दी जहां डील समझौते की बातें लिखी गई थीं। कागज के टुकड़े, कुछ नक्शे और लकड़ी के छोटे बक्से। वो सब प्रूफ था कि असली चोर वाकई गांव की गलियों से बहुत आगे की सोच में जी रहा था। दीपक और रवि जल्दी जल्दी कागज समेटने लगे। रहस्य स्पष्ट होते जा रहे थे। आने वाले हफ्ते में 20 किलो सोना गांव से होते हुए दूर के शहर में भेजा जाना था और असली नंबर, पासकोड और रूट इन कागजों में छिपे थे। किसी भी ठग के लिए यह सपना था और किसी भी चोर के लिए यह दुनिया की सबसे कीमती जानकारी। अभी वे ये सब अंदर समझ ही रहे थे कि गोदाम में कदमों की हल्की आहट गूंजी, बिल्कुल नर्म मगर बेहद खतरनाक। तीनों वहीं जम गए जैसे समय थम गया हो। दीपक ने अपनी नजरें रवि और नंदू पर दौड़ाईं और हल्के इशारे से सबको छुपने का संकेत दिया। किसी सैनिक की तरह तीनों बिना आवाज के अलग अलग जगह दबक गए। रवि बक्सों के पीछे, दीपक टूटे दरवाजे की आड़ में और नंदू भारी लकड़ी के शेल्फ के पीछे। दरवाजा बहुत धीरे से खुला, पर आवाज इतनी भयानक थी जैसे कोई मौत दस्तक दे रही हो। एक आदमी अंदर आया, काला लंबा कोट, चेहरा आधा ढका हुआ, कंधे पर छोटा बैग। उसके कदमों में आत्मविश्वास था, डर का नाम तक नहीं। वही था असली चोर जिसे हर कोई तलाश रहा था। वो आदमी सीधे टेबल की तरफ गया और उसने नक्शों वाला वही छोटा बक्सा उठाया जिसे रवि थोड़ी देर पहले देख रहा था। फिर उसने धीमे स्वर में हंसते हुए कहा, जैसे अंधेरा भी उसकी आवाज से डर जाए, लोग मुझे ढूंढते रहते हैं, जबकि उन्हें पता भी नहीं कि असली खेल यहां नहीं, उनके लालच में छिपा होता है। उसकी आवाज में अहंकार और रहस्य का ऐसा मिश्रण था कि सुनने भर से खून ठंडा हो जाए। लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब उसने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर किसी को फोन लगाया और बोला, तैयार हो जाओ, कल रात सौदा नहीं, जाल बिछाया जाएगा। जो लालच में आएगा वही सबसे पहले मरेगा। ये सुनते ही तीनों के शरीर में बिजली दौड़ गई। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये जाल था और चोर का असली प्लान अब शुरू हो रहा था। और उससे भी ज्यादा डरावना सच ये था कि चोर जानता था कि कोई उसे ढूंढ रहा है, यानी उसके पास कहीं न कहीं जानकारी पहुंच रही है। रवि के दिमाग में पहली बात आई, इनमें से किसी ने जानकारी लीक की है। लेकिन उसने अपनी नजरें दीपक और नंदू पर से हटाई नहीं, क्योंकि शक बहुत खतरनाक हथियार होता है और गलत दिशा में चल गया तो सब कुछ खत्म कर सकता है। चोर धीरे धीरे बाहर जाने लगा। उसका प्रत्येक कदम शांत मगर मौत का संदेश लिए था। तीनों चुप रहे, क्योंकि अभी सामने आने का मतलब अंत था। पर जैसे ही चोर दरवाजे पर पहुंचा, वो ठिठक गया। उसने एक पल के लिए पीछे मुड़कर अंधेरे को घूरा, सीधे वहीं जहां नंदू छुपा था। ऐसा लगा जैसे उसे पता चल गया हो कि कोई और भी उस गोदाम में मौजूद है। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा। माहौल इतना तनाव से भरा था कि एक और सांस भी भारी लग रही थी। फिर उसने बिना कुछ बोले दरवाजा खोला और रात में गायब हो गया। जैसे ही कदमों की आवाजें दूर हुईं, तीनों लगभग एक साथ सांस छोड़कर बाहर निकले, मगर अंदर की बेचैनी कम नहीं हुई। रवि ने धीमे स्वर में कहा, अब हमें दोगुनी सावधानी से खेलना होगा। जिस आदमी का हम पीछा कर रहे हैं वो बहुत चालाक है और किसी भी गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। दीपक ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों में चुनौती जल रही थी, डर नहीं। लेकिन नंदू के चेहरे पर कुछ और था, जैसे वो दिमाग में कोई उलझन सुलझाने की कोशिश कर रहा हो जिसे सिर्फ वो ही समझ पा रहा था। गोदाम से बाहर निकलते समय तीनों महसूस कर रहे थे कि आज से कहानी की असली शुरुआत हुई है। अब ये सिर्फ चोर को पकड़ने की नहीं, उससे जिंदा बचने की भी लड़ाई भी थी। और उस रात पहली बार तीनों को एक ऐसी ठंडी हवा का एहसास हुआ जो चेतावनी की तरह कह रही थी, खेल अभी शुरू हुआ है। असली दांव तब लगेगा जब भरोसा और शक एक दूसरे से टकराएंगे। गोदाम की वो रात तीनों की रीढ़ तक सिहरन छोड़कर गई थी। सुबह होते ही तीनों चुपचाप रवि के छोटे से कमरे में बैठे थे, पर कोई एक भी शब्द बोलने को तैयार नहीं। दीपक बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे किसी खतरे की तलाश में हो। रवि लकड़ी की मेज पर बिखरे कागजों को जोड़ने में पूरी तरह डूबा हुआ था और नंदू खामोशी से कोने में बैठा अंगुलियों के पोर घिस रहा था, जैसे दिमाग के भीतर कोई तूफान उमड़ रहा हो। उस रात के बाद एक कड़वा सच सामने था। वो चोर सिर्फ उनके लिए शिकार नहीं था, वो शिकारी भी था और उन्हें पहले से कहीं अधिक समझदारी और सतर्कता के साथ कदम बढ़ाने थे। रवि ने नक्शों और नंबरों को मिलाते हुए आवाज में गंभीरता भरी,
ये पूरा रास्ता फर्जी नहीं है। असली सौदा कल रात नहीं, 5 दिन बाद होगा। मतलब अब हमारे पास कुछ ही समय बचा है। दीपक ने टेबल पर मुक्का मारा। उसकी आवाज में गुस्सा और जुनून साफ था। वो आदमी सोच रहा है कि लालच से हमें फंसा लेगा। उसे पता ही नहीं किससे उलझ गया है। लेकिन रवि की आंखों में जो डर था वो गुस्से से बड़ा था। अहंकार मत पालो दीपक, ये मामला साधारण चोरी का नहीं है। वो चोर हमारा हर कदम पहले से जान रहा है, और अगर हम लापरवाही करेंगे तो हमारा नाम सिर्फ खबरों में मिलेगा, जिंदा नहीं रहेंगे। ये सुनकर नंदू ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उसे हमारी जानकारी कैसे मिल रही है, वो हमारी योजना से एक कदम आगे कैसे चल रहा है। कमरे की चुप्पी अचानक भारी हो गई। वो सवाल कठिन था, और सबसे डरावना ये कि जवाब भी हो सकता है। कहीं उनमें से ही कोई लीक कर रहा है। रवि ने दीपक की तरफ देखा, दीपक ने रवि की तरफ, और फिर दोनों की निगाहें नंदू पर जा टिकी। कोई भी सीधे कुछ नहीं कह पाया, लेकिन हवा में शक तैरने लगा था। और यही सबसे जहरीली चीज होती है। दुश्मन बाहर से डराए तो संभला जा सकता है, पर भरोसा अंदर से टूटे तो सब बिखर जाता है। थोड़ी देर बाद रवि ने टेबल पर रखते हुए नए प्लान का ऐलान किया। आज हम तीनों अलग अलग निकलेंगे। कोई भी एक दूसरे से रास्ते में नहीं मिलेगा। अगर कोई पीछा कर रहा होगा तो पता चल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, कोई जानकारी सिर्फ अपने दिमाग में रखेगा, मुझसे लेकर किसी कागज में नहीं लिखेगा। यह सिर्फ योजना नहीं थी, बल्कि यह भी देखने का तरीका था कि किसकी हरकतों में बदलाव आता है। दीपक तुरंत तैयार हो गया। उसके लिए भरोसा टूटने से डर से ज्यादा मिशन बड़ा था। लेकिन नंदू कुछ पलों के लिए हिचका, जैसे वो कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने धीरे से बस इतना कहा, ठीक है। तीनों अलग अलग दिशाओं में गांव से बाहर निकलने लगे। रवि बाजार की तरफ, दीपक पुराने किले की ओर, और नंदू बंद पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। हवाओं में ही बेचैनी थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रास्ते पर चलते हुए रवि ने लगातार अपने पीछे नजर रखी। हर गली, हर छत, हर मोड़ किसी साई की तरह उसकी नजर में अटकता। दीपक की चाल सबसे तेज थी। वो अपने गुस्से में छिपा डर रास्तों पर कदमों की रफ्तार में बदल रहा था। और नंदू, वो सबसे शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी निगाहों में ऐसा डर था जैसे कोई उसे नाम से नहीं, दिल की धड़कन से भी पहचान लेगा। दोपहर तक तीनों ने अलग अलग जगहों से जानकारी जुटाई। हर जगह एक बात समान थी, सौदे से जुड़े लोग डर में थे। कोई सीधे नहीं बोलता, पर इशारों में साफ था कि असली चोर इस इलाके में भगवान जैसा माना जाता है, और उसका दुश्मन जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन सबसे बड़ा झटका शाम को मिला, जब रवि की गोपनीय मुलाकात के स्थान पर पहले से ही 2 नकाबपोश लोग मौजूद थे, जैसे किसी ने उनके आने का समय बता दिया हो। उसे देखते ही रवि का दिल धड़कना रुक गया। यह संयोग नहीं था, किसी ने जानकारी दी थी। उसने धीरे से कदम पीछे लिए और फिर भीड़ में खो गया, पर उसकी सांसें बहुत तेज थीं। अब शक खेल नहीं, जिंदगी का सवाल था। रात को जब तीनों फिर मिले तो चेहरों पर तनाव पहली बार खुलकर दिख रहा था। दीपक ने कहा कि उसे भी रास्ते में 2 बाइक वाले कुछ देर तक पीछा करते मिले थे, और नंदू ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही सुरक्षा गार्ड उसकी तरफ संदेह से देखने लगे थे, जैसे पहले से पता हो कि कोई आने वाला है। अब तीनों के मन में एक ही बात घूम रही थी, उनकी योजना लीक हो रही है, और यह संयोग नहीं हो सकता। कमरे में खामोशी गूंजती रही, जैसे कोई मांस की घंटी की प्रतीक्षा हो। रवि ने बहुत धीमे और सावधानी से कहा, यहां हमारे सामने 2 दुश्मन हैं, एक बाहरी चोर और दूसरा हमारे अंदर छिपा शक। इस बार दीपक ने नंदू को घूरा, बिना कुछ बोले। नंदू ने भी सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में शायद डर था, या गुस्सा, या कोई और गहरा राज। रवि बीच में बोला, आज से हमें भरोसा भी करना है और शक भी। कोई गलती ना करते हुए सच ढूंढना है। और इसी दौरान अचानक खिड़की से एक कागज का छोटा मुड़ा हुआ टुकड़ा अंदर गिरा। रवि ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें बस एक ही लाइन लिखा था, अब खेल 3 नहीं 2 के बीच है, तीसरा सिर्फ मोहरा है। यह पढ़ते ही कमरा जैसे फट पड़ा। अब सवाल यह नहीं था कि दुश्मन कौन है, अब सवाल यह था कि किसकी मौत पहले होगी। रात बहुत भारी थी, इतनी भारी कि जैसे हवा भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। कमरे में मौजूद तीनों के चेहरों पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वो छोटा सा कागज जिसमें लिखा था, अब खेल 3 नहीं 2 के बीच है, तीसरा सिर्फ मोहरा है। उस कागज ने तीनों को एक दूसरे की नजरों में दुश्मन बना दिया। कोई ऊंची आवाज नहीं हुई, पर चुप्पी किसी तलवार से भी ज्यादा नुकीली थी। रवि ने धीरे से कागज मेज पर रख दिया और बोला, इसका मतलब साफ है, हमारे बीच कोई ऐसा है जिस पर चोर भरोसा करता है और हम उस पर भरोसा करते हैं। बातचीत नहीं हुई, पर अविश्वास पूरे कमरे में गूंजने लगा। दीपक अचानक तेजी से खड़ा हुआ और बोला,
मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, अपनी जान खतरे में डाल रहा हूं, पर अगर कोई हमें बेच रहा है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक जंगलीपन था, जैसे उसके भीतर का गुस्सा किसी भी वक्त विस्फोट बन सकता था। दूसरी ओर नंदू ने लगभग दबे स्वर में कहा, अगर मुझे किसी को धोखा देना होता तो मैं शुरुआत में ही भाग जाता। मैं अभी भी यहां हूं, यही इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। रवि दोनों के बीच देख रहा था। वो बातें नहीं बोल रहा था, पर दिमाग में हजारों ख्याल लड़ रहे थे। सबसे बड़ा यही कि क्या ये सब शक चोर की चाल है, उन्हें आपस में लड़ाने की। पर शक का बीज एक बार बो दिया जाए तो उसे जड़ पकड़ने से रोकना मुश्किल होता है। रात के 11:30 बजे तीनों ने निर्णय लिया कि अब हर आगे की प्लानिंग खुले में नहीं, बल्कि संकेतों और कोड से होगी। यानी जो बात दिल में रखनी है वो कागज पर या जबान पर नहीं लानी, सिर्फ इशारों में चलना है। भरोसे का ये नया रूप सुरक्षित भी था और दर्दनाक भी। रवि ने कहा, आज रात हम सब अपने अपने ठिकानों पर रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई बाहर निकला तो हम समझेंगे कि वो मुसीबत को सूचना देने गया। यह आदेश नहीं था, लेकिन इस समय हर कोई इसे मानने के लिए मजबूर था, क्योंकि अब जिंदगी प्लान से नहीं, शक से चल रही थी। तीनों अपने अपने रास्ते निकल गए। बाहर रात का सन्नाटा था, पर हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य आंखें पीछा कर रही हों। रवि अपने घर पहुंचते ही दरवाजा बंद कर दिया और खिड़की के पास बैठकर बाहर सड़क को ताकता रहा। दीपक अपने कमरे में गया और अपनी बंदूक को फिर से लोड किया, जैसे उसे आज किसी हमले की गंध पहले से मिल चुकी हो। और नंदू, वो अकेला उस छोटे से झुग्गी नुमा घर में बैठा रहा, जिसकी टिमटिमाती केरोसिन लैंप की रोशनी उसके चेहरे के भाव छिपा नहीं पा रही थी। वो घबराया हुआ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा तनाव था, जैसे वो कहीं भीतर से टूटा हुआ हो या शायद किसी अनकहे सच के बोझ में दबा हुआ हो। करीब रात के 1 बजे अचानक बाहर तूफान जैसी हवा चलने लगी। दरवाजे खिड़कियों से टकराने की आवाजें पूरे गांव में गूंजने लगीं, और तभी सबसे पहले चेतावनी दीपक को मिली। उसके घर के दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी, इतनी तेज कि जैसे दरवाजा तोड़ डाला जाएगा। दीपक सतर्क था। उसने बिना आवाज के खिड़की से झांका। बाहर काले कपड़ों में 2 आदमी खड़े थे, उनके हाथ खाली नहीं थे। दीपक का खून उबल उठा। उसने बिना देरी किए अपनी बंदूक उठाई, पर फायर करने से पहले ही उसने देखा कि दोनों आदमी चुपचाप वापस गलियों में अंधेरी की तरफ दौड़ गए। वो आए थे पर हमला करने नहीं, जांचने कि घर के अंदर कौन जाग रहा है, कौन बाहर निकलेगा। ऐसे ही संकेत नंदू तक भी पहुंचा। उसके घर की छत पर किसी ने पत्थर उछाला और पत्थर पर एक छोटा सा नोट चिपका हुआ था। नोट पर बस 2 शब्द थे, बाहर आओ। उस संदेश को पढ़कर नंदू के हाथ कांप गए। उसने समझ लिया कि ये किसी दोस्त का नहीं, मौत का बुलावा है। उसने चुपचाप लैंप बुझा दिया और अंधेरे में स्थिर खड़ा रहा। वो बाहर नहीं गया। पर असली हमला रवि पर हुआ। आधी रात के बाद उसकी खिड़की के शीशे पर एक गोली लगी, सीधी उसके सिर के पास दीवार में धसी। कोई कोशिश नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सीधा मारने का वार। रवि जमीन पर गिर गया। सांसें अटक गईं। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे बाहर निकल आए। उसने खिड़की के पर्दे से झांका, कुछ दिखा नहीं, बस कोई दूर कमरों की छतों पर भागता हुआ साया। हमला तेज था, घातक था और टारगेटेड, और इसका मतलब बिल्कुल साफ था कि चोर अब डराने नहीं आया था। वो साफ मैसेज दे रहा था, तैयार हो जाओ, शिकार शुरू हो चुका है। सुबह हुई तो सूरज नहीं उगा, जैसे रात की घबराहट अभी तक जिंदा थी। रवि, दीपक और नंदू फिर मिले, लेकिन आज पहले जैसा साथ नहीं था। आज आंखों में बेचैनी के साथ एक कड़वाहट भी थी। दीपक ने सबसे पहले शक जताया, अगर किसी ने हमारी लोकेशन बताई नहीं होती तो 3 जगह 3 सिग्नल कैसे मिलते? रवि ने उसका जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ नंदू को घूरा, और इस बार वो नजर सवाल नहीं, आरोप थी। नंदू के होठ कांप गए, आवाज में दर्द था। तुम दोनों सोचते हो मैं धोखा दे रहा हूं, तो फिर कल रात बाहर निकला क्यों नहीं? हमला मुझ पर भी हो सकता था। हुआ नहीं क्योंकि शायद वो जानते हैं कि मैं खतरा नहीं हूं, या शायद वो वहां रुक गया, पर आखिरी शब्द उसके होठों पर कांप रहे थे, या शायद वो जानते हैं कि मैं बचा रहूं तो ही खेल पूरा होगा। खामोशी ने कमरे को जकड़ लिया। शिकारी दिख नहीं रहा था, पर तीनों अपने ही दिमाग के जंगल में खो गए थे। और तभी
दरवाजे के नीचे से किसी ने एक नया कागज अंदर सरकाया। तीनों के हाथ कांप उठे। रवि ने धीरे से कागज खोला। उस पर एक ही लाइन थी, अगली रात हम में से कोई एक नहीं बचेगा। अब यह कहानी चोरी को पकड़ने की नहीं थी, अब खेल था जिंदगी बचाने का और सच उजागर करने का। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि चोर बाहर कम भीतर ज्यादा था। उस कागज पर लिखी लाइन, अगली रात हम में से कोई एक नहीं बचेगा, कमरे की हवा को काटकर तीनों के दिल तक उतर गई। उस पल किसी ने कोई आवाज नहीं निकाली, डर की कोई चीख नहीं, गुस्से की कोई दहाड़ नहीं, बस भारी घना और घुटन भरा सन्नाटा। ऐसा लग रहा था कि तीनों एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन तीन अलग अलग दुनिया में खो गए हैं। कमरे की दीवारें जैसे उन पर झुक रही थी और हर सेकंड यह एहसास मजबूत हो रहा था कि समय बहुत कम बचा है और मौत बिल्कुल पास। रवि ने आखिरकार गहरी सांस लेकर कागज को मोड़ दिया। उसकी आंखें चुप थी, लेकिन उसके माथे पर उभरती नसें बता रही थी कि भीतर तूफान चल रहा है। उसने बहुत संयमित स्वर में कहा, हम डर कर कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आज भी बस शक करते रहे तो वही होगा जो वो चाहता है। हमें समझदारी से देखना होगा कि ये नोट कैसे यहां पहुंचा। दीपक ने दांत भींचकर कहा, अंदर से ही आया होगा, बाहर वाला दरवाजा तो बंद था। रवि ने पलटकर जवाब दिया, और खिड़की पर ग्रिल है, मतलब कोई ऐसी जगह है जहां से कोई नोट छोड़े तो नजर ना आए। दोनों की नजरें एक साथ कमरे के पीछे की दीवार की तरफ गई। पुराना छोटा जालीदार वेंटिलेशन छेद। वो धीरे धीरे आगे बढ़े और वेंटिलेशन के पास पड़ी धूल को छुआ। धूल हटी हुई थी, यानी रात में किसी ने यहां से कुछ अंदर डाला था। दीपक ने गुस्से से बोलना शुरू किया, लेकिन रवि ने हाथ उठाकर उसे रोका। ये लड़ने का समय नहीं है। जो भी है वो घर जैसा दिखकर हमारी नजरों से बच रहा है। हमें भी खेल उसके नियमों से नहीं, अपने नियमों से खेलना होगा। इस बात ने पहली बार आज माहौल में थोड़ी स्थिरता लाई। तीनों समझ गए, डर से भागना मौत में बदल जाएगा। अब उन्हें खुद हमला बोलना होगा। शाम ढलते तक तीनों ने एक नई योजना बनाई, एकदम खामोश, मौन और चालाक। असली चोर की योजना हमेशा उन्हें अलग करने और शक पैदा करने की थी, तो उन्होंने इसका उल्टा किया। आज रात वे तीनों अलग नहीं साथ रहेंगे, लेकिन बाहरी दुनिया को ये लगेगा कि तीनों अलग अलग जगह पर हैं। दीपक रात को झोपड़ी वाले इलाके में दिखेगा, रवि पुराने कुएं के पास और नंदू बाजार वाली सड़क की तरफ निकलेगा। पर वास्तव में वे तीनों एक गुप्त जगह पर मिलेंगे जहां चोर को उम्मीद नहीं होगी। पुराना स्कूल जो कई सालों से बंद पड़ा था और गांव के लोग उसके नाम से भी कांपते थे। रात हुई और तीनों की भ्रम फैलाने वाली योजना शुरू हो गई। दीपक झोपड़ी वाले क्षेत्र में दिखाई दिया, 2 मिनट बाद गायब हो गया। रवि भी गांव के मुख्य रास्ते पर नजर आया और फिर अंधेरे में गुम। नंदू भी कागज के ठेले वाले चौक के पास दिखा और अगले ही मोड़ पर गायब। जो भी उनका पीछा कर रहा था उसे लगा कि वे तीनों अपने अपने रास्तों पर बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे तीनों गुप्त रास्तों से होते हुए पुराने स्कूल की ओर बढ़ रहे थे, बिना फोन, बिना आवाज, बिना रोशनी के। उनके कदमों में तनाव, दिलों में डर और दिमाग में बस एक हिसाब, आज सच सामने आना ही चाहिए। पुराना स्कूल टूटा फूटा था। खिड़कियों के कांच की जगह टेढ़े टेढ़े डंडे थे और दीवारों पर पुराने पोस्टर अभी भी चिपके हुए थे। जगह भयानक थी, लेकिन सबसे सुरक्षित इसलिए क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे यहां मिलेंगे। अंदर पहुंचते ही तीनों ने सांस ली, पर राहत जरा भी नहीं मिली। दीपक ने गहरी आवाज में कहा, अब हम इंतजार करेंगे, मगर शिकार बनकर नहीं, शिकारी बनकर। रवि और नंदू ने सिर हिलाया। वे तीनों खिड़कियों के कोनों में छाया के भीतर छिप गए। चोर को आने देना था और पकड़ना था। करीब 10 मिनट बीते, फिर 20, फिर 30 मिनट। बाहर हवा सनसनाती रही, पुरानी खिड़कियां चरबराती रहीं, पर कोई नहीं आया। नंदू ने घड़ी की ओर देखा, सिर्फ 3 मिनट हुए थे, लेकिन उसे आधा घंटा लग रहा था। दीपक ने थोड़ा आगे जाकर कदमों की आवाज सुनने की कोशिश की, पर सिर्फ हवा की साएं साएं थी। और तभी अचानक स्कूल के दरवाजे से कड़ाक कर आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत धीरे से तालों में छेड़छाड़ की हो। उनकी सांसें रुक गई, किसी की भी पलक तक नहीं झपकी। दरवाजे पर किसी के दस्ताने की हल्की सरसराहट की आवाज थी। वही चालाकी, वही खामोशी, वही मौत जैसा सन्नाटा। दरवाजा खुला नहीं, बस थोड़ा सा हिला। फिर किसी ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, अकेले मिलते तो आसान होता, पर तुम साथ आ गए। आवाज अंधेरे में डूबी थी, पर घातक थी। रवि ने एक छोटा इशारा किया। हमला तब जब अंदर कदम पड़े,
पर तभी उनकी योजना टूट गई। चोर अंदर नहीं आया, उसने स्कूल के बाहर किसी चीज में आग लगा दी। पल भर में धुएं की मोटी परत स्कूल के अंदर भरने लगी। ये हमला नहीं था, उन्हें बाहर निकालकर एक एक करके मारने की मजबूरी थी। आग बढ़ रही थी और कांच टूटकर गिरने लगा। स्कूल के पुराने लकड़ी के दरवाजे और बेंच जल उठे। दम घुटने लगा। दीपक ने खांसते हुए चिल्लाया, ये हमें बाहर निकालकर एक एक करके मार देगा। रवि ने दांत खींचकर कहा, हम बाहर जाएंगे भी, लेकिन उसके हिसाब से नहीं। उसने खिड़कियां तोड़कर बाहर नहीं कूदना, बल्कि पीछे वाले टूटे स्टोर रूम से निकलने का रास्ता याद किया। तीनों धुएं के बीच हाथ पकड़कर नहीं, पर एक दूसरे के पीछे होते हुए भागे। आग पीछा कर रही थी, लेकिन वो बाहर निकल आए। जैसे ही वो स्कूल की पिछली दीवार फांद कर सड़क पर उतरे, एक गोली चली और किसी एक के कंधे से खून फूट पड़ा। चोर अंधेरे में मौजूद था और उसने शिकार चुन लिया था। कौन घायल हुआ, कौन गिरा, कौन खड़ा रहा, ये रात सिर्फ हमले की नहीं थी, ये रात खेल पलटने की थी। रात काफी बीत चुकी थी, गांव सो चुका था, लेकिन उस टूटी झोपड़ी में उजाला अब भी था, जिसमें अर्जुन, विराज और समर बैठे थे। तीनों के सामने खजाने वाला नक्शा खुला था, वही नक्शा जिसे देखकर तीनों की जिंदगियां पल पल बदल रही थीं। कमरे में शांति थी, लेकिन भीतर चल रही दिमाग की हलचल इतनी तेज थी कि जैसे हवा भी उसकी आवाज सुन पा रही हो। अर्जुन नक्शे को ध्यान से देखते हुए बोला, तीसरी निशानी पहाड़ी के नीचे वाला लाल पत्थर। पर उसकी आवाज में पहले जैसा भरोसा नहीं था। विराज कुछ नहीं बोला, बस अर्जुन और नक्शे के बीच बार बार नजरें घूम रही थीं, जैसे वो अर्जुन पर भरोसा भी करना चाहता था और शक भी। दोनों साथ में चल रहे थे। समर तीनों में सबसे शांत था, मगर उसके भीतर की बेचैनी छिप नहीं पा रही थी। उसे डर था कि जब खजाना मिल जाएगा तो दोस्ती पर पहला वार भी होगा। अचानक समर खड़ा हुआ और धीरे से बोला, सुनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अर्जुन और विराज की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। समर ने कुर्सी का सहारा लेते हुए एक लंबी सांस ली, फिर बोला, अगर ये नक्शा वाकई खजाने तक ले जाता है तो क्या हम तीनों पहले जैसे रह पाएंगे, या एक दिन हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे? कमरा जैसे कुछ पल के लिए जम गया। अर्जुन के होंठ हिलने लगे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। विराज की उंगलियां मेज पर पड़े कटे निशान पर जा रुकीं, वही निशान जो नक्शे पर था, लाल एक्स। उसकी आंखों में एक चमक उभरी, वैसी जो कोई बहुत बड़ा सपना देखकर महसूस करता था। लेकिन उस चमक में कुछ बेचैन भी था, कुछ खतरनाक भी। अर्जुन ने आखिरकार जवाब दिया, मगर जवाब से ज्यादा उसका अंदाज भारी था। अगर हम सच्चे हैं तो शक क्यों करना, हम ईमानदार ठग हैं, याद है? अर्जुन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी बिल्कुल भी असली नहीं थी। विराज उठकर खिड़की के पास गया, बाहर देखा। दूर से दो कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और काले आसमान में आधा चांद था। उसने धीमे स्वर में कहा, अगर ईमानदारी इतनी आसान होती तो दुनिया में हर कोई ईमानदार होता। मौका इंसान को बदल देता है, और इस बार मौका बहुत बड़ा है। ये सुनकर समर की रीढ़ में ठंड सी उतर गई। उसे लगने लगा कि तीनों के बीच खामोश दीवार खड़ी हो चुकी है। सिर्फ खजाना खोजने का असली सफर नहीं, एक दूसरे को समझने का असली खेल भी अब शुरू हो रहा है। तभी दरवाजे पर बहुत हल्की सी आहट हुई, इतनी धीमी कि अगर तीनों सतर्क ना होते तो शायद सुनाई न देती। अर्जुन ने फौरन नक्शा समेटा और चूल्हे के पास फेंक दिया, जैसे वो कचरा हो। समर लैंप बुझाने ही वाला था कि विराज ने कलाई पकड़कर रोक लिया। अगर अंधेरा किया तो सामने वाला समझ जाएगा कि हम डर गए हैं। तीनों खामोश खड़े रहे। दरवाजे के बाहर कोई था या उनकी थकी हुई बुद्धि भ्रम कर रही थी, कोई नहीं जानता था। पर अगले पल वही आहट फिर से हुई। अर्जुन ने धीरे से लकड़ी का डंडा उठाया और विराज ने छुपी हुई छोटी चाकू पर हाथ रखा। समर ने अपनी धड़कनों को काबू में रखा और दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला गया, बाहर कुछ नहीं था, सन्नाटा। ठंडी हवा का झोंका, पर मिट्टी के निशानों से साफ पता चल रहा था कोई आया था और बहुत देर पहले नहीं गया था। तीनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। उस पल न खजाने की बात थी, न दोस्ती की। सिर्फ एक बात साफ थी कि खेल में कोई चौथा खिलाड़ी आ चुका है। कौन, कैसे, क्यों, किसी के पास जवाब नहीं था,
मगर अब कहानी पहली बार डरावनी, अनिश्चित और खतरनाक होने लगी थी। अर्जुन ने नक्शा चूल्हे से उठा लिया और मुट्ठी में कसकर बोला, दुश्मन दिखा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खतरनाक नहीं है। असली खतरा तो वही होता है जो दिखाई ना दे। और ये कहते हुए तीनों को एहसास था आगे की हर चाल उनकी जिंदगी बदल देगी या खत्म कर देगी। अगली सुबह सूरज निकल चुका था, लेकिन अर्जुन, विराज और समर के दिमाग में रात वाला डर अभी भी जिंदा था। तीनों ने किसी को कुछ बताए बिना गांव छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि अगर रात में कोई उनकी बातें सुन सकता है तो वो आदमी गांव में ही मौजूद होगा। कोई ऐसा जो उन्हें जानता है, या शायद खजाने के बारे में पहले ही कुछ जान चुका है। तीनों सुबह सुबह चुपचाप पुराने रास्ते से निकल पड़े ताकि किसी की नजर ना पड़े। चलते वक्त भी न तो अर्जुन ज्यादा बोला, न विराज और न ही समर। बातचीत का ना होना भी एक प्रकार का डर था। वो डर कि कुछ टूट रहा है, धीरे धीरे मगर जरूर। 2 घंटे पैदल चलने के बाद जंगल शुरू हो गया। झाड़ियों के पीछे किसी जंगली जानवर के चलने की आवाज आई तो अर्जुन रुक गया। उसकी नजरें पेड़ों के बीच गहराई तक घुस गईं, जैसे उसका मन कह रहा हो, सिर्फ जानवर नहीं, कोई आदमी भी हो सकता है। समर ने डिब्बे से पानी निकाला और विराज को दिया, पर उसने हाथ झटकते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज ही बता रही थी कि गुस्सा उसके भीतर धीरे धीरे जड़ पकड़ रहा है। अर्जुन ने माहौल हल्का करने के लिए कहा, भाई नाराज क्यों हैं? हम सब एक ही चीज के लिए आए हैं। पर विराज ने बिना देखे जवाब दिया, हाँ एक चीज, पर किसके लिए? यह सवाल ऐसे लगा जैसे तलवार हवा में काट रहा हो। कुछ देर बाद तीनों बड़े पत्थरों वाले टीले पर रुके, वही टीला जिसका जिक्र नक्शे में था। अर्जुन झटके से खड़ा होकर बोला, यही है लाल पत्थर वाला स्थान। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि सामने जितने भी पत्थर थे, सबका रंग धूसर था। न कोई लाल, न कोई खास निशान। नक्शा मानो धोखा दे रहा था, या शायद कोई और चाल चल रहा था। समर ने हाथों से मिट्टी हटाई, काई पीछे की, लेकिन कोई लाल पत्थर नहीं मिला। विराज गुस्से से नक्शा अर्जुन के हाथ से छीनकर देखने लगा। उसकी आंखों में शक बहुत साफ दिख रहा था। अर्जुन ने चेहरा फेर लिया, क्योंकि उसे लगा कि विराज उसके इरादों पर शक कर रहा है, और वो शक उसे अंदर से जला रहा था। समर वापस पत्थरों को घूर रहा था कि अचानक उसे एक बात समझ आई। पत्थर का रंग सालों में बदल सकता है। उसने मिट्टी की परतों को नीचे तक हटाना शुरू किया, और कुछ मिनट बाद थोड़ा सा लाल हिस्सा झलकने लगा। मिल गया, समर चिल्लाया। अर्जुन और विराज भागकर उसके पास आए। लाल पत्थर वाकई था, बस सालों की मिट्टी ने उसे छिपा दिया था। पत्थर के नीचे चौकोर आकार का पथरीला ढक्कन था, जैसे कुछ छुपाकर बंद किया गया हो। तीनों ने मिलकर उसे हटाया, और नीचे पत्थरों का खाली खड्ड नजर आया। कोई खजाना नहीं, कोई संदूक नहीं, कुछ भी नहीं। विराज फट पड़ा, तो ये सब झूठ था, नक्शा नकली था। अर्जुन ने गुस्से से जवाब दिया, मैंने नक्शा नहीं बनाया, मुझे वही मिला था जो तुम्हें बताया था। पर बात का कोई मतलब नहीं था। गुस्से का विस्फोट हो चुका था। विराज तनकर खड़ा हो गया और बोला, कोई बाहर वाला नहीं, कोई चौथा नहीं, झूठ हमारे बीच में ही था। समर ने परिस्थिति बिगड़ती देख अर्जुन का हाथ पकड़कर पीछे किया, मगर विराज की नजरें तेज हो चुकी थीं, जैसे वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच चुका हो। अर्जुन अपमान की आग में जल रहा था। उसे खुद पता था कि नक्शा असली है, पर साबित कैसे करे? कुछ मिनट की खामोशी के बाद समर ने कांपती आवाज में कहा, देखो, अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि नक्शा गलत है। हो सकता है 3 सुरागों में से सिर्फ पहला छिपा था, असली चीज आगे हो। उसकी बात में सच्चाई थी, पर भरोसा टूटने के बाद सच्चाई भी खोखली लगती है। विराज पीछे हट गया, लेकिन उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ, बस वो अब भीतर दब गया था। यही दबा हुआ गुस्सा आगे चलकर सबसे बड़ा हादसा करेगा। पर तीनों में से कोई भी उस वक्त ये समझ नहीं पा रहा था। और तभी बीहड़ जंगल की तरफ से एक पत्तियों के हिलने की आवाज आई। तीनों के सिर एकदम उधर मुड़े, लेकिन किसी ने ना दौड़ लगाई ना आवाज दी। सभी समझ चुके थे कि जो भी है वो उनका पीछा कई दिनों से कर रहा है, और अब उनकी कमजोरी जान भी चुका है। अर्जुन ने धीरे से नक्शा मोड़ा, पर इस बार मोड़ने के अंदाज में एक झूठ छिपा था। उसने एक गुप्त चिन्ह हाथ के नीचे छिपा लिया, जिसे बाकी 2 नहीं देख पाए। ये नक्शे पर लिखा अंतिम निर्देश था जो सिर्फ अर्जुन ने देखा। गारंटी के साथ इतना जानना अब आसान था। खजाना मिलेगा तभी जब तीनों की ईमानदारी नहीं, बल्कि धोखा अपने चरम पर पहुंचेगा। सूरज अब सिर के ऊपर था, और जंगल के बीच तीनों की परछाइयां छोटी होती जा रही थीं, लेकिन उनके भीतर का अंधेरा बड़ा और गहरा होता जा रहा था। लाल पत्थर के पास कुछ न मिलने के बाद यात्रा केवल खजाने की तलाश नहीं, बल्कि विश्वास और शक के बीच की जंग बन चुकी थी। विराज आगे आगे चल रहा था, बिल्कुल चुप।
उसकी पीठ का सीधा और सख्त रहना उसकी मनोदशा को साफ दिखा रहा था। अर्जुन बीच में था, लेकिन उसकी नजरें बार बार पीछे समर पर भी टिक जाती थीं, जैसे वो अब केवल दुश्मनों से नहीं बल्कि दोस्तों से भी सावधान था। समर सबसे पीछे दोनों को देख रहा था और सोच रहा था कि क्या सच में कोई तीसरा दुश्मन उनका पीछा कर रहा है या दुश्मनी अब उनके भीतर ही पैदा हो चुकी है। काफी देर चलने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बट गया, बाईं तरफ पहाड़ों की ओर और दाईं तरफ नदी के किनारे उतरता हुआ रास्ता। नक्शे में दोनों दिशाएं थीं, लेकिन अगले निशान का जिक्र नहीं था। अर्जुन अंदर से जानता था कि आगे किस ओर जाना है। वही चिन्ह जो उसने नक्शे पर छुपा लिया था वही सही दिशा बता रहा था, लेकिन वो चुप रहा। उसकी आंखों में दो भाव एक साथ तैर रहे थे, खजाने का लालच और खोती जा रही दोस्ती का दुख। समर ने धीरे से पूछा, किधर जाना चाहिए? अर्जुन ने कुछ सेकंड सोचा और फिर जानबूझकर गलत दिशा बताते हुए कहा, पहाड़ की ओर। विराज ने बिना तर्क किए हामी भर दी, जैसे उसे बस फैसला चाहिए था, ना कि विचार। तीनों पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे। जमीन पथरीली थी, हवा में ठंड थी और कदमों से ज्यादा धड़कनें चल रही थीं। समर चुपचाप अर्जुन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि अर्जुन कुछ छुपा रहा है, लेकिन उसकी खामोशी में एक मजबूरी भी छिपी दिखाई दे रही थी। जैसे वो गलत दिशा इसलिए नहीं बता रहा कि वो लालची है, बल्कि इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा डर उसे बोलने नहीं दे रहा। पर फिर भी समर के मन में एक आवाज उठी, खजाने के रास्ते पर हर इंसान अकेला पड़ ही जाता है। एक ऊंची ढलान पर पहुंचते ही विराज अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर दोनों को देखते हुए कहा, तुमने महसूस किया? जंगल के बीच कहीं बहुत दूर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, धीमी मगर लगातार। विराज का चेहरा बदल गया। उसमें न गुस्सा था न शक, सिर्फ शिकारी जैसा सतर्कपन। उसने जमीन पर गिरे पत्तों की एक परत उठाई और उसके नीचे दबे हुए पैरों के ताजा निशान दिखाई दिए। उन तीनों में से किसी के नहीं। जंगल में कोई और था और वो काफी नजदीक। अब तीनों इस बात से तो सहमत हो गए कि पीछा किया जा रहा है, लेकिन एक बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी, क्या वो पीछा खजाने के लिए है या उनमें से किसी एक के लिए। ये सोचकर समर की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, हमारा पीछा किया जा रहा है और शायद काफी समय से। विराज ने पक्का अंदाज साफ करते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है कि जो भी है वो हमें खुद निशानों के पास पहुंचने देना चाहता है। समर ने हिचकते हुए कहा, मतलब वो खुद खजाना नहीं ढूंढ सकता, उसे हमारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तीनों खामोश हो गए। ये बात सच भी हो सकती थी, पर असली आग तब भड़की जब विराज ने तीखी नजर अर्जुन पर डाली। अगर वो हमारा इस्तेमाल कर रहा है तो हो सकता है हमारे बीच भी कोई उसका हिस्सा हो। ये वाक्य हवा में फैलते ही माहौल जहर बन गया। अर्जुन से सहा नहीं गया। तुम इशारा मुझ पर कर रहे हो? विराज ने ताके बिना कहा, पता नहीं, पर जब से नक्शा मिला है तुम ही सबसे ज्यादा बदल गए हो। अर्जुन ने दांत भींच लिए। उसे लगा जैसे उसके अंदर का जिन बाहर आने वाला है। समर दोनों के बीच खड़ा हो गया। अभी लड़ने लगे तो वही शख्स जीत जाएगा जो हमें खत्म करना चाहता है। लड़ाई रुक गई मगर शक नहीं। कुछ दूर और चलने पर पहाड़ी के ऊपर एक पुरानी वॉच टावर जैसी टूटी हुई संरचना नजर आई। वो समय की मार झेले हुए थी, लेकिन उसमें से नीचे जंगल तक देखने का बेहद साफ नजारा मिलता था। वहां पहुंचने के बाद विराज सबसे पहले चढ़ा और पलकें सक्रिय करते हुए बोला, यहां से सब दिखाई देगा। जिसे भी पीछा करना है वो यहां फंसेगा। पर उसी पल अर्जुन की सांस अटक गई। वॉच टावर के पत्थरों पर वही निशान उकेरा हुआ था जो नक्शे पर था, और वही जिसे अर्जुन ने छुपा लिया था। उसने तुरंत नजर फेर ली ताकि कोई उसकी आंखों में पहचान न देख सके। समर धीरे धीरे उस निशान को घूरने लगा, जैसे उसे पहले भी कहीं देखा हो। विराज पीछे नहीं देख रहा था, लेकिन अगर उसकी नजर उस पर पड़ जाती तो आग भड़क जाती। अर्जुन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा जैसे पूरा वॉच टावर सुन रहा है। उसने तेजी से कहा, यह जगह बेकार है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन विराज पीछे मुड़ा। क्यों? जब तक पीछा करने वाले को ना पकड़ ले आगे बढ़ना बेवकूफी है। और समर ने पहली बार धीमे पर गहरे स्वर में कहा, या शायद अर्जुन यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता क्योंकि वो कुछ जानता है। उस पल तीनों के बीच विश्वास की आखिरी डोर भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी थी, और वॉच टावर के नीचे पेड़ों की छांव में कोई व्यक्ति खड़ा था। चेहरे पर काली ओढ़नी और आंखों में बेचैन प्रतीक्षा। वो उन्हें देख रहा था और चाहता था कि वो वॉच टावर में ज्यादा देर और रुकें। क्यों?
इसका जवाब बहुत जल्द खतरनाक रूप में सामने आने वाला था। वॉच टावर की ऊंचाई से हवा थोड़ी और सर्द महसूस होने लगी थी, जैसे पर्वतों ने जानबूझकर चेतावनी भेजी हो। तीनों एक ही पत्थर पर खड़े थे, लेकिन उनके बीच की दूरी कई मील जितनी हो चुकी थी। अर्जुन, जो अब तक किसी तरह अपने भीतर की बेचैनी छुपा रहा था, खुद भी महसूस करने लगा कि सच छुपा कर चलना आगे आने वाले हर मोड़ को और खतरनाक बना देगा। समर के भीतर लगातार सवाल उठ रहे थे। अर्जुन इतना घबराया क्यों है? उसे किस चीज का डर है? और अगर वॉच टावर पर मौजूद निशान असली हैं, तो अर्जुन उसे छिपाना क्यों चाहता है? दूसरी तरफ विराज, जो कुछ भी कहने से पहले सैकड़ों बार सोचने वाला इंसान था, अब सोचने से पहले शक करने वाला बन चुका था। उसकी आंखों के पीछे खून जैसा गुस्सा उबल रहा था, पर वो सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। तभी नीचे झाड़ियों में हलचल हुई, इस बार इतनी साफ कि तीनों घूमकर खिड़की से नीचे झांकने लगे। एक आदमी काली ओढ़नी डाले पत्थर के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा पूरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें जंगली जानवर जैसी थीं, बेहद पैनी और निडर, जैसे उसे मालूम था कि उसे देखा जा रहा है, और फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता। समर के मुंह से अनजाने में निकला, यही है वो। अर्जुन और विराज ने हथियार पकड़े। अर्जुन के पास लकड़ी का डंडा, विराज के पास चाकू। समर के पास हथियार नहीं था, पर उस समय उसके मन में हथियार से भी बड़ी चीज थी, भय, और वही इसे सबसे सतर्क बना रहा था। अगले ही पल जमीन के पास धातु चमकी और एक तीर वॉच टावर की दीवार पर जोर से आकर लगा, इतना तेज कि पत्थर उखड़कर गिर पड़ा। तीनों एक जोरदार झटके के साथ पीछे हटे। हवा तीर से कटी हुई सी महसूस हो रही थी। समर ने कांपती आवाज में कहा, वो हमें मारने नहीं, डराने नहीं, रोकने आया है। और जैसे उसकी बात की पुष्टि करने के लिए अचानक दूसरा तीर दरवाजे की तरफ लगा, बिल्कुल उस स्थिति पर जहां कुछ सेकंड पहले अर्जुन खड़ा था। यह साफ था, यह हमला चेतावनी नहीं, वॉच टावर को जाल बनाया गया था। तलवार की तरह तेज चिल्लाहट के साथ विराज चिल्लाया, नीचे उतरना पड़ेगा। पर सीढ़ियों की तरफ जाते ही तीसरा तीर लगा। अब रास्ता बंद हो चुका था। पीछा करने वाला चाहता था कि वे वॉच टावर के अंदर फंसे रहें। अर्जुन ने टूटा पत्थर उठाया, दीवार के हिस्से को धक्का देकर एक छोटा छेद बनाया। वो रास्ता खतरनाक था, पर नीचे कूदकर बचा जा सकता था। जल्दी, अर्जुन चिल्लाया। पहले विराज कूदा, फिर समर और आखिर में अर्जुन। तीनों नीचे तो पहुंच गए, लेकिन चोटें लगीं। खासकर विराज के घुटने में कट गहरा हो गया। वो दर्द से झुक गया, लेकिन खड़ा रहने की कोशिश करता रहा। तभी काली ओढ़नी वाला आदमी उनकी तरफ बढ़ा, पहले धीमे कदमों से, फिर तेजी से। तीनों भागे, अंधाधुंध, बिना रास्ता समझे। जंगल की टहनियां चेहरे और हाथों पर निशान छोड़ रही थीं, लेकिन किसी को दर्द महसूस करने का समय नहीं था। कुछ दूरी भागने के बाद तीनों एक पुराने सूखे कुएं के पीछे झुककर छिप गए। सांसें इतनी तेज चल रही थीं कि आवाज छिपाना भी मुश्किल था। अर्जुन ने टूटे स्वर में कहा, वो हम में से किसी को खत्म किए बिना नहीं रुकेगा। विराज अपनी चोट पकड़ते हुए बुरी तरह हाँफ रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ नफरत साफ दिख रही थी। अब यह नफरत अर्जुन, समर और पीछा करने वाले तीनों के बीच बटी हुई थी। समर अचानक बोला, हमें उस आदमी से ज्यादा एक दूसरे से बचना होगा। अर्जुन ने माथे पर शिकन डालकर कहा, वाह, मतलब तुम भी सोचते हो कि मैं गद्दार हूं। समर चुप रहा, और यह चुप्पी अर्जुन के लिए किसी आरोप से ज्यादा तकलीफदेह थी। विराज ने धीरे धीरे सिर उठाया और ठंडी आवाज में कहा, मुझे सिर्फ एक बात पता है, कोई हम तीनों में से सच छुपा रहा है, और जब सच छुपाया जाता है तो वो इंसान खतरा बन जाता है। अर्जुन अंदर से टूट गया, फिर भी एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि सच वो जानता था कि वॉच टावर का निशान असली था और नक्शे में अगला सुराग वहां से मिलता था। लेकिन वो क्यों छिपा रहा था? वो लालची नहीं था, वो किसी से खजाना छीनना नहीं चाहता था। उसका डर कुछ और था। वो जानता था कि अगला सुराग जिस जगह ले जाएगा, वही जगह तीनों की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ होगी, और शायद दो ही वहां से जिंदा वापस आ पाएंगे। इसलिए अर्जुन चुप था, दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि किसी ऐसे इंसान की तरह जो अपने करीबियों को बचाने के लिए झूठ बोल रहा हो। लेकिन यह सब किसी को दिखाई नहीं दिया। दूर पेड़ों के पीछे से काली ओढ़नी वाला आदमी फिर दिखा, और इस बार उसकी चाल में जल्दबाजी थी। वो जानता था, अगला मौका हाथ से निकल गया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। कहानी अब खजाने से आगे निकल चुकी थी। अब ये मौत, धोखी और छिपे हुए सच की दौड़ बन चुकी थी, और दौड़ में पीछे रहने वाला जिंदा नहीं बचेगा। कुएं के पीछे छिपे तीनों की सांसें कुछ हद तक सामान्य होने लगी थीं, लेकिन उनके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। जंगल में सन्नाटा था, मगर डर की हवा अभी भी फेफड़ों में फंसी हुई थी।
दूर किसी पेड़ की डाल टूटने की आवाज आई और अर्जुन, विराज, समर तीनों एक साथ चौंक गए। पीछा करने वाला कितना करीब है, देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। थोड़ी देर बाद आवाजें थम गई, पर शांति भरोसा नहीं दिला रही थी, बल्कि चेतावनी की तरह लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे शिकारी थोड़ी देर रुक गया हो, ताकि शिकार फिर से चल पड़े और निशाना आसान हो जाए। घुटने की चोट से तड़पता विराज सबसे पहले खुला बोला, अगर हम इसी तरह भागते रहे तो हम में से कोई ना कोई जरूर मरेगा। उसके शब्दों की सच्चाई ने तीनों की रीढ़ में ठंडा डर उतार दिया। समर ने धीमे लेकिन फैसले की ठोस आवाज में कहा, अब हमें पीछे हटने की नहीं, पलट कर लड़ने की जरूरत है। अर्जुन ने हैरानी से देखा। समर वही था जो हमेशा सोच समझ कर चलने वाला था, लेकिन मौजूदा हालात ने उसे सबसे क्रूर सोच तक पहुंचा दिया था। तीनों अब जिंदगी बचाने के लिए लड़ेंगे, चाहे दुश्मन बाहरी हो या अपने दोस्तों के अंदर छुपा हुआ। रास्ता तय करने के लिए समर ने कुशलता से सुझाव दिया, पहले घायल विराज को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना होगा, नहीं तो हम में से 2 लड़ेंगे और 1 मर जाएगा। अर्जुन ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन विराज ने दांत भींचकर कहा, मेरी चिंता मत करो, अगर मैं गिर पड़ा तो दोनों मुझे छोड़कर आगे बढ़ जाना। ये वाक्य सुनकर अजीब सा डर तीनों के बीच घूम गया, जैसे विराज टूटकर भी मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था। पर समर ने उसकी बाह पकड़कर बोला, किसी को यहां अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। अगर आज हम एक दूसरे को खो देंगे तो खजाने की कोई कीमत नहीं बचेगी। तीनों ने कुएं से थोड़ा हटकर एक छोटे गुफानुमा पत्थरों के कमरे जैसा स्थान ढूंढा, जहां से चारों दिशाओं पर नजर रखी जा सकती थी। वहां विराज को बैठाया गया। अर्जुन ने उसकी चोट पर कपड़ा बांधा, लेकिन जितनी देर बांधता रहा उतनी देर उसकी आंखों में खुद की झूठ की आग जलती रही। यही मौका था सच बताने का। वो मान भी सकता था कि वो वॉच टावर में सुराग छुपा गया था, लेकिन उसका डर बार बार सबसे आगे खड़ा हो जाता। अगर वो सच बताएगा तो दोस्त नहीं बचेंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए उसने फिर कुछ नहीं कहा। समर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक 2 कदमों की आवाज बहुत करीब सुनाई दी। तीनों ने जैसे सांस रोक ली हो। वो शख्स गुफा से मुश्किल 15 कदम दूर था। फिर धातु की हल्की झंझना हटाई, जैसे वो अपने हथियार को मजबूत पकड़ रहा हो। अर्जुन ने इशारा किया, शांत रहो। विराज ने चाकू कसकर पकड़ लिया, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, पर नजरें नहीं। वो आदमी धीरे धीरे गुफा के मुहाने के पास पहुंचने लगा। उसके कदमों की चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे उसे पूरा यकीन था कि तीनों वहीं हैं। उसके भीतर कदम रखते ही समर बिजली की तरह बाहर कूद पड़ा और उस पर झपट गया। यह हमला इतना अचानक था कि काली ओढ़नी वाला लड़खड़ा गया। अर्जुन और विराज भी झट से उठे। समर ने उसका हाथ मरोड़ दिया, लेकिन वो असाधारण ताकत वाला था। उसने समर को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और तुरंत चाकू चमकाया। अर्जुन ने पीछे से उस पर पत्थर मारा, सिर पर नहीं, कंधे पर। इसलिए आदमी लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। वो फिर से वार करने ही वाला था कि विराज ने पूरी ताकत से चाकू उसके हाथ में घुसा दिया। ये पहला खून था और तीनों के चेहरों पर एक साथ डर और हैरानी तैर गई। आदमी ने दर्द में चीख मारी और पीछे हट गया। अगले ही पल वो बेतहाशा भागा, इतनी तेज जिस गति से कोई जान बचाने के लिए ही भाग सकता है। पीछे खून टपकता जा रहा था, पेड़ों के बीच उसका काला कपड़ा गायब हो गया, लेकिन उसकी चीख, उसका दर्द और उसकी आंखों की नफरत तीनों के दिमाग में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कुछ सेकंड पहले तीनों शिकार थे, अब वो शिकारी बन चुके थे। पर लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। समर ने जमीन पर पड़ी ओढ़नी उठाई और उसके अंदर रखा एक छोटा कागज खोलकर देखा। उस कागज पर लिखा था, आखिरी निशान मसानों वाले पहाड़ में है, मगर वहां 3 नहीं 2 ही वापस लौटेंगे। ये शब्द आग की तरह पूरे माहौल में फैल गए। तीनों एक ही पल में समझ गए, पीछा करने वाला खजाने का दुश्मन नहीं था, वो शायद उनका सबसे बड़ा सच जानता था। समर कागज अर्जुन को देने लगा, लेकिन विराज ने रोक लिया। पहले मैं पढ़ूंगा। कागज पढ़ते ही उसकी आंखों में कुछ बदल गया। डर या नफरत कौन सा था समझ पाना मुश्किल था। विराज ने बेहद धीमे स्वर में कहा, यह सब पहले से लिखा हुआ है कि हम तीनों मंजिल तक साथ नहीं पहुंच पाएंगे। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे खतरा अभी बाहर से आकर नहीं गया, बल्कि अब अंदर आकर बैठ गया है। और मुश्किल ये थी कि अब कोई नहीं जानता था कि किससे ज्यादा खतरा है, दूर भागे उस आदमी से या उनके पास बैठे 2 दोस्तों में से किसी एक से। कमरे के भीतर खामोशी जम चुकी थी। बाहर कड़कती धूप थी, मगर अंदर निखिल और आरव के मनों में कुछ और ही तूफान उमड़ रहा था। कुछ कुछ समझ में आ रहा था, कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बात साफ थी, पीछा खत्म नहीं हुआ है।
कोई उन्हें छलनी नजरों से देख रहा है और ये खेल अब खतरनाक मोड़ में बदल चुका है। आरव ने खिड़की के पर्दे हल्के से खिसकाए और बाहर सड़क की तरफ झांका। कोई नहीं था, एकदम शांत, मगर उस शांति में भी एक अनदेखा खतरा सांसें ले रहा था। पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गया है वो, निखिल बुदबुदाया। पहली चिट्ठी में इशारा था, दूसरी में ठिकाना, तीसरी ये तो सीधा दांव जैसा है। मेहमान खाने के बिस्तर की चादर पर वो चिट्ठी रखी हुई थी, लाल स्याही से लिखी, एक ही लाइन, चोर पर भरोसा कर लिया, अब ईमानदार ठग को आजमा कर देखो। आजमाहट कहाँ है? आसमान में। नाम तो नहीं लिखा था, पर यह संकेत सिर्फ उन्हीं को समझ में आ सकता था। क्या यह जाल है? आरव ने सवाल किया। 100%, निखिल ने जवाब दिया। पर जाना पड़ेगा। जो हमारे दिमाग से खेल रहा है, अब उसे सामने लाना होगा। शाम तक इंतजार करना पड़ा, और जैसे जैसे वक्त पास होता गया, बेचैनी और तीखी होती गई। शाम होते ही दोनों मोटरसाइकिल से मैदान की तरफ रवाना हो गए। दूर से रंग बिरंगे गर्म हवा के गुब्बारे दिखाई दे रहे थे, तोहफों की तरह चमकते हुए। चारों तरफ बच्चों की आवाजें, म्यूजिक, बाजार, भीड़, सब पहली नजर में मजेदार, लेकिन उनकी नजर वहीं अटकी हुई, ऊपर। हर गुब्बारे पर नंबर लिखा था और मंच के सामने एक बड़ा बोर्ड टंगा था जिसमें मोटे अक्षरों में, जिसे दांव खेलना है वो गुब्बारा नंबर 7 चुने। आरव और निखिल ने एक साथ एक दूसरे को देखा। कोई शक नहीं रह गया था, किसी ने उन्हें असली मकसद से खींचकर यहां लाया है। चढ़ने से पहले आयोजक ने पूछा, कौन जा रहा है? आरव आगे बढ़ा तो निखिल ने उसका बाजू कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं जाऊंगा। अकेला? पागल है? अगर हम दोनों गए और कुछ हुआ, खेल खत्म। एक नीचे रहकर देखना जरूरी है कि मैदान में कौन कौन है। असली खिलाड़ी नीचे ही होगा। बहस नहीं हुई, दोनों जानते थे एक को ऊपर, एक को नीचे रहना है। निखिल गुब्बारे में चढ़ गया, रस्सी खुली, भीड़ शोर करने लगी, गुब्बारा धीरे धीरे आसमान छूने लगा। आरव नीचे टकटकी लगाए चारों तरफ नजर दौड़ाता रहा। हर चेहरा शक जैसा दिख रहा था, लेकिन कोई साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर गुब्बारे की टोकरी में निखिल बिल्कुल अकेला था। नीचे मैदान छोटी छोटी बिंदुओं जैसा लग रहा था। हवा बहुत शांत थी, और अचानक गुब्बारे की टोकरी के फर्श पर कुछ दिखाई दिया। एक और लिफाफा। निखिल के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला, बिना आवाज के, बिना सांस लिए हुए। चिट्ठी में सिर्फ 2 लाइनें, चोर तो नीचे है, कहानी खत्म करने वाला आसमान में है। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। किसी की मौजूदगी महसूस नहीं हुई थी, फिर भी टोकरी के बिल्कुल पीछे एक साया धीरे धीरे खड़ा हो रहा था। निखिल मुड़ा और पहली बार उसकी आंखें डर से पूरी खुल गईं, क्योंकि वो शख्स वही था जिसके बारे में दोनों ने सोचा भी नहीं था, और जिसका चेहरा वे बिल्कुल पहचानते थे। वो था बचपन का दोस्त जो सालों पहले मरा हुआ माना गया था। उसकी आंखों में कोई इंसानी चमक नहीं बची थी, व्यक्ति नहीं, जैसे बदले की चलती फिरती आग। गुब्बारा लगातार ऊपर जा रहा था, और नीचे खड़ा आरव अभी भी उसे खोजने की कोशिश में था, जबकि असली खतरा निखिल से सिर्फ एक हाथ की दूरी पर खड़ा था। गुब्बारा बादलों से भी ऊपर पहुंच चुका था। हवा हल्की होती जा रही थी और निखिल की सांसें भारी, मगर उससे भी भारी था उसके सामने खड़ा हुआ चेहरा, आकाश। वही आकाश जिसके बारे में सबने कहा था कि वो 10 साल पहले नदी में डूबकर मर गया था। निखिल और आरव ने उसकी लाश खुद खोजी थी, पुलिस को दी थी, अंतिम संस्कार भी हुआ था। फिर आज ये कैसे? आकाश मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जिंदगी नहीं, सिर्फ बदला था। सोच रहा होगा, मैं जिंदा कैसे? उसकी आवाज शांत, पर भीतर छिपा तूफान साफ महसूस हो रहा था। निखिल बोल नहीं पा रहा था, उसे अपने कानों में अपना दिल धड़कता हुआ सुनाई दे रहा था। आकाश ने टोकरी की पट्टी पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम दोनों ईमानदार ठग, सबको धोखा देते रहे, खेलते रहे, लेकिन एक खेल तुम्हारे हाथों से फिसल गया था। वो खेल था मेरे सपने, मेरी जिंदगी, मेरा भरोसा। निखिल याद करने लगा, धीरे धीरे पर साफ। 10 साल पहले 3 दोस्त थे, निखिल, आरव और आकाश। तीनों मिलकर एक बड़ा दांव खेलने वाले थे, शहर के सबसे भ्रष्ट व्यवसायी को गिराने का। लेकिन उस रात पुलिस छापा मारने से पहले आकाश ने अकेले जाकर डील पूरी करने की कोशिश की थी, और उसी जगह पर उस व्यवसायी के आदमियों ने उसे नदी में फेंक दिया था। सबको लगा वह मर गया। निखिल और आरव ने उसे बचाने की कोशिश की, पर नाकाम,
और समय के साथ जिंदगी आगे बढ़ गई। पर अफवाह किसी को पता नहीं थी, आकाश मर नहीं गया था, वो बच गया था और उसी व्यवसायी ने उसे अपनी टीम में खींच लिया। शरीर जला हुआ, चेहरा टूटा हुआ, आत्मा बिखरी हुई, वो धीरे धीरे सारी नफरत में बदल गया। और अब वो दोनों जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, उन्हें ही सबसे ज्यादा दोषी मान बैठा था। निखिल फुसफुसाया, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया था हम। आकाश चिल्लाया नहीं, गुस्साया नहीं, बस गहरे, बेहद दर्दनाक शांत स्वर में बोला, धोखा चीखता नहीं है निखिल, धोखा चुप होता है। तुमने मुझे वापस लाने की कोशिश जल्दी बंद कर दी, एक दोस्त की मौत से आगे बढ़ गए, बस वहीं से ये खेल शुरू हुआ। बाहर नीचे जमीन पर आरव बेचैनी के साथ चारों तरफ सर्च कर रहा था। तभी उसकी नजर मैदान के साउंड कंट्रोल बूथ पर पड़ी, वहीं जहां फेस्टिवल का सारा ऑडियो कंट्रोल होता है। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसका दिल बोला यही कुछ है। वो तेजी से वहां दौड़ा, लोगों को धक्का देता हुआ। बूथ के अंदर उसने एक स्क्रीन देखी जिस पर ठीक उस गुब्बारे की लाइव फुटेज चल रही थी जिसमें निखिल था, और कैमरे के पीछे एक आदमी बैठा था, वही भ्रष्ट व्यवसायी जिसे तीनों दोस्त कभी गिराना चाहते थे। आरव की धड़कनें रुक गईं। यह अब केवल आकाश का बदला नहीं था, ये एक भीतर तक सोचा गया ट्रैप था। कारोबारी आदमी ने धीरे से कहा, दोस्त वापस आ गया है, अब तुम दोनों को हमेशा के लिए खत्म करना है। दोस्ती, भरोसा, योजनाएं, सब कचरा है। आज एक खत्म आसमान में होगा और दूसरा जमीन पर। आरव समझ चुका था, पूरी ये योजना प्यादों और खून से खेली गई थी। गुब्बारे में वापस आकाश ने निखिल की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें बचने का सिर्फ एक तरीका है, दिखाओ कि तुम आज भी दोस्त हो। या तो खुद कूद जाओ या मुझे गिरा दो, किसी एक को मरना ही होगा, तभी ये खेल पूरा होगा। निखिल की आंखों में डर नहीं, हैरानी थी। क्या इतने सालों में तुम इतना बदल गए कि मौत ही वफादारी साबित करेगी? आकाश शांत रहा, पर उसकी आंखें गुस्से से भी ज्यादा घायल लग रही थीं। उसे नफरत से नहीं, दर्द से खिलाया गया था। और गुब्बारा और ऊपर जा रहा था। हवा तेज होने लगी, फर्श हिलने लगा। दोनों एक दूसरे के सामने, पुराना प्यार, टूटा भरोसा, भारी यादें और मौत की दूरी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। अचानक निखिल ने कदम आगे बढ़ाया और आकाश को गले लगा लिया। उसने ना मौत चुनी, ना युद्ध, बल्कि दोस्ती को मरने से इनकार कर दिया। आकाश का पूरा शरीर सख्त पड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे, जैसे दिमाग लड़ रहा हो। आवाज टूट कर निकली, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? निखिल ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम मरे नहीं थे, इस बात से मैं खुश हूं, डरा नहीं। दूसरा मौका अगर मिला है तो जिंदगी बनने के लिए, ना कि फिर से बदला लेने के लिए। 3 सेकंड की खामोश हवा के बाद आकाश की आंखों में पहली बार इंसानी चमक लौटी। लेकिन तभी चटाक, कहीं नीचे से एक गोली की आवाज आई। गुब्बारे की हवा छोड़ने वाली मुख्य रस्सी को किसी ने गोली से काट दिया। गुब्बारा अचानक झटके से नीचे गिरने लगा, तेज, हिंसक, अनियंत्रित। निखिल और आकाश जोर से फर्श पर गिरे। गुब्बारा घूमता हुआ नीचे जमीन की तरफ फटाफट बढ़ने लगा। हवा से कटती चीखें, तेज झोंके और जमीन तेजी से पास। नीचे आरव पूरी ताकत से उस दिशा में भाग रहा था, आंखों में डर नहीं, सिर्फ निखिल को बचाने की आग। और जमीन मौत की तरह नजदीक आती जा रही थी।